नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में तकनीक का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करने का किया आह्वान। कहा, एआई इस सदी में मानवता के लिए लिख रहा है कोड। भारत में होगा अगला एआई समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट से इतर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से की मुलाकात। साझा हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस के साथ भी की द्विपक्षीय वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, समावेशी विकास सुनिश्चित करना है बजट का लक्ष्य। बजट का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब नेताओं संघ की बैठक। कांग्रेस का दावा, पंजाब में होगा मध्यावधि चुनाव। भाजपा ने कहा, केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए तलाश रहे रास्ते। और माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं के लिए किया खास इंतजाम। सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों पर कसा तंज। कहा, जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले महाकुंभ को लेकर कर रहे हैं दुष्प्रचार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एआई वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करने, संचालन व्यवस्था और मानक स्थापित करने को लेकर सामूहिक वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि साझा मूल्यों को बनाए रखने और जोखिमों से निपटने के लिए ये जरूरी है। पेरिस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में एआई फाउंडेशन का गठन करने का निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक को भरोसेमंद बनाने, पारदर्शिता अपनाने, डेटा और टैलेंट का पूल साझा करने, डेटा की प्राइवेसी, तकनीक का विविधीकरण, साथ ही ग्लोबल साउथ के देशों के लिए तकनीक को और भी सुरक्षित, समावेशी बनाने और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने चौथा वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित कराने की भी घोषणा की। I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. We must also make the Global Partnership for AI truly global in nature. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. मानव कल्याण के लिए एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर भविष्य बनाएगा। प्रधानमंत्री ने उन आशंकाओं को भी खारिज किया जिसमें एआई के प्रयोग में आने से रोजगार में कमी आने का अंदेशा जताया जा रहा है। उन्होंने कहा, आशंका डर को छोड़ जरूरत स्किलिंग और री स्किलिंग की है। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एआई क्षेत्र में कई अवसर हैं। देश के पास स्किल्ड युवा है, एआई क्षेत्र में स्टार्टअप हैं, निवेश और नवोन्मेष का अच्छा इकोसिस्टम है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि साझा हित के लिए ओपन सोर्स एआई का होना जरूरी है। artificial intelligence, we have to have greater and more consolidated quality data.
And we want to have models, we want to have open access, but it has to be multiple access. We're all different. You can see it just looking around the auditorium here. And the example we saw from Prime Minister Modi earlier with the left hand and the right hand, we can see the different models. We want open source models and multiple sorts which reflect our diversity. Transparency of algorithms are key elements to establish trust in artificial intelligence. सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक और मशीन का उपयोग सदैव हावी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट था। एआई समिट में नवाचार को जिम्मेदार शासन के साथ आगे बढ़ाना होगा। ध्यान इस पर देना होगा कि एआई को समावेशी, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में आयोजित एआई सम्मेलन से इतर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच साझा हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई सम्मेलन से इतर एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, आईटी, डिजिटल, नवाचार, संस्कृति, पर्यटन, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत और एस्टोनिया के बीच बढ़ती साझेदारी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एस्टोनिया में बढ़ती योग की लोकप्रियता को भी सराहा। एआई एक्शन समिट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी के एआई विचारों की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि एआई वैश्विक उत्पादकता को बढ़ाएगा, न कि इंसानों को प्रतिस्थापित करेगा। उन्होंने उन एआई उद्योगपतियों की आलोचना की जो एआई के कारण नौकरियां खत्म होने की आशंका जताते हैं। The Trump administration will maintain a pro-worker growth path for AI, so it can be a potent tool for job creation in the United States. And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. It is not going to replace human beings. It will never replace human beings. And I think too many of the leaders in the AI industry, when they talk about this fear of replacing workers, I think they really miss the point. AI, we believe, is going to make us more productive, more prosperous, and more free. फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट ने भारत और फ्रांस को मजबूत साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रिश्ते के अहम पहलू हैं। France and India have a very strong relationship, and technology and artificial intelligence are a key element of this strategic partnership. That's why we are very grateful to Prime Minister Modi for his visit to Marseille tonight and tomorrow, and that's why we're looking forward to fostering and furthering this very strong relationship between two countries and two people that have so much in common. उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत के विकास और एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के काम की भी सराहना की। We think there is a third path between an AI that would be controlled by governments, AI that would be controlled by very large big tech companies. We think that there is a third path that relies on open technology, sustainable technology that can provide for a welfare enhancement for the people of the world. This is exactly the spirit of the public digital infrastructure that India have been promoting, and this is in this spirit that we want to build and promote such open, sustainable, and governed AI infrastructure for the benefit of all. तो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि अगला एआई समिट भारत में आयोजित किया जाएगा, संभवतः इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में। डीडी न्यूज़ के संवाददाता तपस भट्टाचार्य को दिए गए विशेष साक्षात्कार में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने इसकी पुष्टि की। पेरिस में इस वक्त एस कृष्णन माइती सेक्रेटरी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, एआई समिट में प्रधानमंत्री ने कहा हम प्रपोज करते हैं एआई समिट को इंडिया में करने के लिए, क्या उसका लेटेस्ट अपडेट है? क्या हम लोग कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं? थोड़ा डिटेल बताइए। AI summit के concluding
वक्तव्य देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे उपस्थित सभी को बताया कि अगला जो AI समिट होगा उसका होस्ट इंडिया होगा और ये भारत में किया जाएगा। अगर आप देखें तो नवंबर 2023 में ब्लेचली पार्क में पहला समिट हुआ था, दूसरा समिट सियोल में मई में हुआ था, अब हम फरवरी में हैं और फरवरी 2025 में ये फ्रांस में हुआ है। तो करीब करीब 6 महीने 9 महीने ऐसे वक्त लग रहा है। तो अगले साल के अंदर अंदर या तो इसी साल के अंत तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर जब भी होगा ये समिट इंडिया में भारत में होस्ट किया जाएगा। इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप माहिती के हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के साथ? हम ये चाहेंगे कि ऑलरेडी हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट के एरिया में काफ़ी फ्रांस के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है और काफ़ी जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स फ्रांस और इंडिया एक साथ करते हैं। हमारे तरफ से भारत की तरफ से साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज़ के तरफ से जिसमें मेटी भी शामिल है, हम जॉइंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हम ये चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा वृद्धि हो और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंडिया और फ्रांस एक साथ कर सकें। कैंपस राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। माघ पूर्णिमा का विशेष स्नान कल महाकुंभ पर व्यवस्था चाक चौबंद है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। माघ पूर्णिमा का विशेष स्नान कल है महाकुंभ में और व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तमाम वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कल के स्नान के लिए। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने में जुटी राज्य सरकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। रोडवेज़ की अतिरिक्त बसों की वहाँ पर व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को मेला स्थल पहुंचाने के लिए भी 750 शटल बसें हैं। 1200 रोडवेज बस वहां पर आरक्षित की गई हैं। हर 10 मिनट में श्रद्धालुओं को बस मिलेगी। ये व्यवस्था की गई है कल के लिए। काफ़ी संख्या में वहां पर लोग आएंगे। श्रद्धालुओं को मेला स्थल पहुंचाने के लिए 750 शटल बसें वहां पर मौजूद हैं। श्रद्धालुओं को हर 2 मिनट में शटल बस मिलेगी। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। विकास सिंह हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ भारद्वाज हमारे साथ हैं और तीनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अश्विनी से बातचीत करते हैं। अश्विनी, जो महाकुंभ से खबरें आ रही हैं, इतना बड़ा आयोजन है, लाखों की संख्या में हर दिन वहाँ पर लोग आ रहे हैं, करोड़ों में अभी तक की संख्या पहुँच चुकी है और जो खबरें आ रही हैं या खबरें जो सोशल मीडिया में इधर उधर चल रही हैं उसमें ये कहा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी जाम है, काफ़ी वहाँ पर भीड़ आई हुई है। कितनी दिक्कत प्रशासन को हो रही है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं? जी चंद्रशेखर, अगर बात करें तो माघी पूर्णिमा का जो पूर्ण स्नान है इसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। शहर में 2 दिन पहले जो स्थितियां बनी थी और शहर के आसपास के जो कनेक्टिंग संपर्क मार्ग थे, जो वहाँ पर जो स्थितियाँ बनी थी उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया गया है। इलाहाबाद प्रयागराज आने के लिए जितने भी मुख्य राजमार्ग हैं और मुख्य राज्य के राजमार्ग हैं उन पर पूरी तरीके से आवागमन सुचारू तरीके से चल रहा है। इस पूरे मेला क्षेत्र को जो है वो नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है आज सुबह 4 बजे से, और आज शाम से प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। केवल यूपी 70 नंबर की जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो प्रयागराज की हैं उनके ही परिचालन की अनुमति होगी। बाहर से आने वाली किसी भी गाड़ियों के शहर में एंट्री की अश्विनी कुछ देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये दृश्य हमारे पास आ रहे हैं और इन दृश्यों की ओर हम अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक को वहां पर संबोधित करने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा किया गया। और दोनों देशों के बीच में किस तरह के संबंध हैं, किस तरह के ये मजबूत संबंध हैं, किस तरह के इक्वेशन हैं, ये आप इन दोनों नेताओं की मुलाकात में वहाँ पर देख सकते हैं।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये फ्रांस का दौरा है। आज दिन में प्रधानमंत्री ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में वहाँ पर हिस्सा लिया, भारत का पक्ष वहाँ पर रखा और साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है वो भी वहाँ पर उठाई। पूरी दुनिया के भले के लिए क्या कुछ किया जा सकता है एआई को लेकर के, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर रखी। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं CEO फोरम को संबोधित करने के लिए। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका स्वागत किया है वहाँ पर, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है जो CEO फोरम की बैठक है। यहाँ पर दोनों देशों के बीच में किस तरह से उद्योग और व्यापार को और मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत होगी और प्रधानमंत्री इस बैठक को यहाँ पर संबोधित करेंगे। और बैठक को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहाँ पर प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों देशों के बीच में काफ़ी मजबूत संबंध हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से ये साफ नज़र आता है कि ये संबंध किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत और फ्रांस के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं और इन संबंधों को आगे किस तरह से और मजबूत किया जाए, किस तरह से दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, दोनों देशों के क्या साझा हित हैं और व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक दूसरे से क्या कुछ मदद हो सकती है, क्या कुछ कर सकते हैं, उसको लेकर के ये बैठक यहाँ पर हो रही है जिसमें विभिन्न कंपनियों के यहाँ पर CEO यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं अब से कुछ ही देर पहले और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री की वहाँ पर अगवानी की है और यहाँ पर प्रधानमंत्री भारत फ्रांस CEO फोरम को संबोधित करेंगे। तो हम बात कर रहे थे महाकुंभ की और हमारे साथ 3 संवाददाता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विकास सिंह हैं, अश्विनी मिश्रा हैं, सिद्धार्थ भारद्वाज हैं। अश्विनी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। निश्चित तौर से प्रशासन के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो रेलवे के परिवहन हो। रेलवे इंतजाम किए हैं, 359 से ज़्यादा गाड़ियों का परिचालन यहाँ पर किया गया था। मेला स्पेशल जो चलाए जा रहे हैं उनका परिचालन किया जा रहा है। कोशिश ये है कि सभी ट्रेनें समय से चले, ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनको पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ से निकलने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है जिससे यहाँ पर किसी तरीके की सघनता वाली स्थिति न बने। 2 दिन पहले की स्थितियों की बात करें तो उससे बेहद माकूल स्थिति है। पूरा शहर जो है, कहीं भी यातायात में कोई अवरोध नहीं है। पूरा मेला क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं भी यातायात में अवरोध नहीं है। शहर के सभी क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों से आने वाले जो राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन पर किसी तरीके का कोई जाम नहीं है और ये एहतियात बरता जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। शटल बसों को चलाया जा रहा है, उसके साथ साथ सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से कुंभ के इस माघी पूर्णिमा के पूर्ण स्नान संपन्न कराने की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक है, विकास हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ तैयारियां हैं कल के लिए? और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग कल वहां पर आने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग यहाँ पर कल स्नान करना चाहते हैं वो तकरीबन लोग पहुँच चुके हैं। चूँकि सुबह ब्रह्मपहर में स्नान होता है, वो सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन कुंभ की बात बताएं तो यहाँ पर महाकुंभ में न दिन न रात एक समान होता है। यहाँ पर श्रद्धालु हर समय आया करता है और स्नान करता है। हालांकि सुबह यह संख्या बढ़ जाती है, जो दोपहर तक बड़ी संख्या होती है। तकरीबन हर दिन 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और कल चूँकि माघी पूर्णिमा है, प्रमुख स्नान है, तो निश्चित रूप से उसके लिए आसपास के जनपदों की क्या बात करें, पूरे देश से ही लोग आए हैं। पूरा देश उमड़ा हुआ है संगम तट के लिए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस वक्त की वो तस्वीरें दिखाएं जो संगम क्षेत्र के मुख्य मार्ग की हैं, प्रवेश मार्ग की हैं और जो लोग यहाँ पर जा चुके हैं वो लोग यहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दिन हो रात हो, हर समय यहाँ पर स्नान चला करता है संगम में। यही संगम की खूबी है, यही संगम की एकता है। एकता और समरसता की बात है कि एक तरफ से आप देख रहे होंगे ये लोग जो लौट रहे हैं, ये लोग स्नान कर संगम तट से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी भीड़ आ चुकी है संगम तट पर, जो संगम तट पर मौजूद है। आसपास
पर जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहाँ पर वो लोग रुके हुए हैं। और सुबह जो काफ़ी ट्रेनें आती हैं, यहाँ पर जो बसें आती हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि सैकड़ों की संख्या में बसें लगाई गई हैं परिवहन निगम की, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, वह सभी स्पेशल ट्रेनों के जरिए कल दिन भर यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे यहाँ पर और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर प्रयागराज के आसपास सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ के हमको दृश्य दिखाइए और बताइए कि किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में कल के स्नान को लेकर के है। और ये वो द्वार है जहां से श्रद्धालु आते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से यहां पर लोग आ रहे हैं, देखिए बहुत भारी भीड़ इस वक्त आ रही है। लोग अपने सिर पर लगेज लेके आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से ये लोग आ रहे हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर पर। जैसे कि मेरे सहयोगी अश्वनी ने बताया था कि नो व्हीकल जोन यहां पर हो चुका है, उसकी वजह से ताकि बहुत सुचारू रूप से जो ट्रैफिक चल सके और सुचारू रूप से सब कुछ हो सके, तो उसकी वजह से यहाँ पर सरकार ने सारे प्रबंध किए हैं। और ये एक आस्था का महाकुंभ है अश्वनी, ये दिव्य है, ये भव्य है, ये डिजिटल है और ये एकता का संगम है। लोग अपने मुंह पर मुस्कान लिए यहाँ चले आ रहे हैं और सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे प्रबंध पुख्ता किए हुए हैं जिससे कि जो लोग अपनी जर्नी पे आए उनकी जर्नी बहुत सेफ रहे, सिक्योर रहे, पीसफुल रहे। और डिजिटल, जब मैं कहता हूं कि ये महाकुंभ है, सिद्धार्थ, कुछ तो लोगों से मैं ये भी कहता हूं साथ ही साथ कि चाहे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, यहां पर लोग जब आकर एआई का जादू महाकुंभ में देखते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। चाहे वो नमो ऐप पवेलियन हो, चाहे वो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर हो जहां माननीय राष्ट्रपति जी भी आई थी, और चाहे वो कलाग्राम हो, लोग यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत खुश है। और देश, सिर्फ भारत से ही नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जितने यहाँ पर लोग डुबकी लगाकर त्रिवेणी संगम में चले गए का, तो इतने तो कुछ देशों की आबादी भी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं सरकार द्वारा और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। और कल माघी पूर्णिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्नान होता है और भारी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि कल त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ और कोशिश करिएगा कि आपके आसपास कुछ लोग हैं वहाँ पर, कुछ लोगों को उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अभी जब हम आपके पास वापस आएंगे, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, आप काफ़ी लंबे दिनों से आप वहाँ पर मौजूद हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग वहाँ पर, जिनको स्नान करना है, अधिकतर लोग वहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जो लोग आसपास के शहरों से कल वहाँ पर आएंगे, काफ़ी भीड़ होगी, प्रशासन की वो किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्या कुछ उनको करना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, निश्चित तौर से चंद्रशेखर हम ये दिखाएंगे और साथ ही साथ हम दृश्य भी दिखाएंगे। हम यहाँ पर अरैल घाट की तरफ है। अरैल घाट सामान्यतया वो क्षेत्र है जहाँ पर गंगा और यमुना के संगम के ठीक पहले नैनी से सटा हुआ इलाका है। खुद आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर विरलता जितनी है उतनी सघनता श्रद्धालुओं की नहीं है, लेकिन संगम का जो मुख्य क्षेत्र है उधर सबसे ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है। मध्य प्रदेश की तरफ से रीवा की तरफ से आने वाली जो सड़कें हैं वो आकर यहाँ पर टर्मिनेट होती है और अधिकांश, एक पूरा का पूरा समझिए कि 1/3 हिस्सा जो है, 1/4 हिस्सा इधर स्नान करता है। जो प्रशासन द्वारा अनुमोदन किया गया है, जो प्रशासन का निवेदन भी है वो लोगों से ये है कि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से आने से यहाँ बचें। अगर वो प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो जो होल्डिंग एरिया बनाया गया व्हीकल के, चाहे वो बेला का कछार में बनाए गए पार्किंग हो या फिर अंदावा में बनाए गए पार्किंग हो या फिर इधर रीवा की तरफ बनाए गए पार्किंग हो या फाफामऊ के आसपास, चारों तरफ तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी में बहुत बड़े बड़े जो है पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहाँ पर शटल की भी व्यवस्था है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करके लोग शटल के जरिए आए और सबसे नज़दीकी जो मेला क्षेत्र से सटा हुआ स्थान है वहाँ पर वो शटल तो उनको छोड़ रही है। बहुत सारे लोगों के हमने वहाँ पर लोगों से वो भी पूछा कि उनके एक्सपीरियंस रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किसी तरीके की किसी को उनको दिक्कत
रही है। हाँ, 2 दिन पहले ये स्थिति बनी है, जाम लगे हुए थे प्रयागराज से जाने वाली सड़कों पर, क्योंकि लोगों का इनफ्लो जो है प्रयागराज की तरफ था और यहाँ से जाने के लिए भी था। लेकिन वो वीकेंड था, वो स्थितियों को संभालते हुए, उस स्थितियों से सीख भी लेते हुए प्रशासन ने इस समय ऐसी व्यवस्था की है कि पूरा निर्बाध आवागमन हो रहा है मेला क्षेत्र में, पूरा निर्बाध आवागमन हो रहा है प्रयागराज में, और प्रयागराज को भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और लोगों से ये निवेदन भी है, प्रशासन का यह अनुमोदन भी है कि वो प्राइवेट व्हीकल से आने से बचे और उन क्षेत्रों से ठीक है अश्विनी, आप रेल घाट पर इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। विकास भी वहीं पर मौजूद हैं और सिद्धार्थ भी मौजूद हैं और हमारे तीनों संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन की ओर से वहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतजामात वहाँ पर किए गए हैं। कल भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ पहुँचेगी, लाखों लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और क्या कुछ लोगों को वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों, हमारे संवाददाताओं की ओर से बताया गया। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।